Good afternoon, respected Principal Sir and all my dear colleagues. I welcome to today's in-house training. First of all, introduce myself. My name is Dharamveer Kumar, a faculty of math at Paramanand Public School, Surwal. Today's my topic लाइफ स्किल्स. आज का जो टॉपिक है वो लाइफ स्किल्स हैं. इसके लाइफ स्किल क्या होते हैं और इसके बारे में डिटेल हम लोग आज जानेंगे. लाइफ स्किल्स हैव बीन डिफाइंड एज द एबिलिटीज फॉर एडाप्टिव and positive behavior that able individual to deal effectively with the demand and challenge of everyday life. यानी हम देख रहे हैं कि जो लाइफ स्किल्स हैं इसका एवरीडे अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है और ये हम पर डे अपने लाइफ में देखते हैं. इसी के चलते WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीवन कौशल लाइफ स्किल्स शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कौशल को शामिल किया है. इन कौशल के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन और स्वस्थ और उत्तम शिक्षा के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता होती है वो पूरा कर सकता है. इन जीवन कौशल की सहायता से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं. इसी के चलते WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिए गए 10 मूल जीवन कौशल इस प्रकार है जो हम एक एक करके अच्छे तरह से समझेंगे. जिसमें सबसे पहला आता है स्व जागरूकता. सबसे पहला टॉपिक आता है सेल्फ अवेयरनेस. तो सबसे पहला है कि स्व जागरूकता क्या होता है, ये हम लोगों के प्रति या टीचर के प्रति कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब देखेंगे. इसमें वो छात्रों के ज्ञान को नए रूप में तथा वर्तमान संदर्भ के अनुसार ज्ञान को सम्मिलित कर प्रस्तुत कर सकेंगे. अध्यापक के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है. जो स्व जागरूकता है ये टीचर के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है. छात्रों को ज्ञान देने के लिए अध्यापक का ज्ञानी होना आवश्यक है. यानी कि जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ता हो या कोई अध्यापक उसे पढ़ाता हो तो टीचर का मतलब उसका ज्ञान जिस बारे में बताया जाता है बच्चों को, तो बताने से पहले शिक्षक के पास वो ज्ञान होना चाहिए, यह आवश्यक है. तथा इसके लिए निरंतर अध्ययनशील होना आवश्यक होता है. यानी जो भी अध्यापक टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ाने से पहले टीचर खुद उसे अध्ययन करते हैं और समझते हैं, तब जाके बच्चों को समझाते हैं तो अच्छे तरह से समझ में आता है बच्चों को भी और टीचर भी बताने में मतलब उनका जो तरीका है वो सफल होता है. एक अध्यापक को अपने विषय के अतिरिक्त शिक्षण विधियां, वैज्ञानिक आविष्कारों, समाज की बुराइयों एवं अंधविश्वासों आदि के प्रति सजग होना पड़ेगा. यानी कहने का मतलब कि जो अध्यापक, जो टीचर मतलब कि बच्चों को विषय के अतिरिक्त यानी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अतिरिक्त समाज में क्या चल रहा है, क्या हमारे देश में आविष्कार हुआ,
मतलब कि जनरल बातें ये बताना टीचर के लिए काफी आवश्यक होता है, जो मतलब टीचर अध्ययन कंटिन्यू करते समय ये बच्चों को बीच ये प्रस्ताव रखते हैं और समझाते हैं। इसके लिए क्या कौन सी बातें जो हैं वो जरूरी हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला, उसे नित्य समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। यानी जो भी अध्यापक हैं, जो भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनको नित्य समाचार सबसे पहले कि उनको पढ़ना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। सेकेंड है, समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। यानी हमारे समाज में, आस पड़ोस में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें उनको भाग लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए, तब जाके बच्चों के बीच प्रस्ताव रखेंगे तो बच्चों को भी अच्छा से समझ में आएगा। थर्ड है, सामाजिक सर्वेक्षण का समाज की आवश्यकता और समाज में बुराइयों इत्यादि का पता लगाना चाहिए और उसके समाधान ढूंढना चाहिए। यानी इसमें थर्ड बात ये कहा गया है कि समाज में जो भी बुराइयां हो रहा है या जो भी ऐसे एक्टिविटी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, उसे समझना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए और उसका समाधान करने का कोई तरीका भी निकालना चाहिए। ये फर्ज बनता है अध्यापक को कि अगर बच्चे में अप्लाई बच्चे पर भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसके साथ क्या प्रॉब्लमें चल रही है, क्या उसके साथ क्या हम उसको ऐसे एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जिससे वो उसकी कमी है, तो उसके बारे में जब हम जानेंगे तो उसकी जो भी कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। जब टीचर वो सब बात को समझेगा तो उसको कोई ना कोई एक रास्ता निकालेगा जिससे स्टूडेंट के जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। अगला स्टेप है विद्यालय में सहभागी क्रियाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। यानी कि स्टूडेंट का भी ये फर्ज बनता है कि विद्यालय में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। यानी कि सपोजेट स्कूल में कोई भी एक्टिविटी कराया जाता है जिसमें सभी बच्चे नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उनसे उसका लगाव होता है, वहीं इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। तो इसमें बताया गया ये कि मतलब बच्चों को ये मन में होना चाहिए कि हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा यानी पार्टिसिपेट करेंगे। अगला टॉपिक है इसमें स्वयं आदर्श उदाहरण बनकर बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। यानी अध्यापक को ऐसा बनना चाहिए कि स्वयं लगे कि क्लास में मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो लगे बच्चों को अपनापन महसूस हो और उसमें उनको प्रेरित करने की कोशिश करना चाहिए। कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो उसको गेम से या कोई एक्टिविटी से उसको मतलब ही नहीं रहता है, तो होता क्या है कि टीचर उसको प्रेरित करता है, उसको समझाता है कि तुम अगर ऐसे कर रहे हो आगे चलकर तुमको ये हो सकता है, तुम ये बन सकते हो, ऐसे करोगे तो तुमको आने वाले टाइम में स्कूल के तरफ से कुछ अवार्ड दिया जाएगा, कुछ भी। तो ऐसे करने से बच्चे के अंदर थोड़ा सा उस तरफ वो थोड़ा सा मनोबल अपना बढ़ाएंगे, जिससे चलते वो उनके अंदर एक्टिविटी करने का कुछ मन और लगने लगेगा। अगला है कि छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। यानी स्टूडेंट जो भी हैं, छात्र पढ़ने आते हैं, उनका अध्यापक का भी ये फर्ज बनता है कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई उससे इफेक्ट हो सकता है, मतलब कि वो न पढ़े, पढ़ने में मन न लगे, ऐसा भी हो सकता है। विद्यालय के अतिरिक्त गांव इत्यादि में सक्रिय रहना चाहिए। शिक्षण के से संबंधित नई खोजों, वर्कशॉप इत्यादि में भाग लेकर विद्या सहायक सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अदर एक्टिविटी स्कूल के भी छोड़कर अदर देखा जाए जो भी एक्टिविटी है उसमें भी बच्चों को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि उसे होता क्या है, ये सब बातें ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे हम सेकेंड, मतलब कि फर्स्ट हमारा था सेल्फ अवेयरनेस, अब सेकेंड है। सेकेंड जो
क्रिएटिव थिंकिंग सेकेंड इसमें टॉपिक है, जैसे 10 मूल WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10 मूल दिया गया है, मतलब कि लाइफ स्किल के बारे में, जिसमें से एक हमने अभी बताया कि सेल्फ अवेयरनेस होता है। अब सेकेंड इस पर टॉपिक है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। सेकेंड टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग। ये भी अध्यापक के लाइफ में या स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही मायने रखता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। इसका मतलब कि ये अध्यापक यानी टीचर के पास भी होना चाहिए और ऐसे मतलब कि स्टूडेंट के भी पास होना चाहिए, तभी जाकर कुछ होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसे डिटेल में जानते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है और मतलब कि इसके थोड़ा सा अच्छे तरह से समझते हैं। रचनात्मक सोच को कैसे समझे, ये सब टॉपिक में आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम सभी ऐसे लोग से मिले जो हर समय नए विचार को फेंकते हुए रचनात्मक ऊर्जा से भरे हुए लगते हैं। हम सभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो अपनी सोच से बहुत कठोर हैं। यदि आप हैं तो ये मतलब कि कहने का मतलब है कि इस पे सोच पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसका सोच कैसा है, वो कठोर सोच है कि कैसा है, वो डिपेंड करता है किसी व्यक्ति से मिलने पर। कि रचनात्मक जो सोच होती है उसका जो ऊर्जा होता है वो काफ़ी अलग होती है नकारात्मक बातें से। जैसे कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में अधिक समझने से आपको अधिक लचीले और रचनात्मक तरीके से सोचने में मदद मिल सकती है। यदि आप यह समझने में भी मदद कर सकते हैं कि आपको रचनात्मक रूप से मिलने की मुश्किल क्यों हो रही है। मानसिक को समझना, मस्तिष्क को समझना, देखिए यानी मस्तिष्क जो होता है कैसे आप सोच रहे हैं ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ज़रूरी भी होता है। कई वर्षों में बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक शोध से हम इस बारे में कुछ समझते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। यानी कि बहुत दिनों से या हमारे वैज्ञानिक जो हैं इस बात को उन्होंने सोचा होगा कि जो इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे दिमाग को जटिल और परिवर्तन पसंद है। यानी कि छोटे बच्चे कुछ जटिल और बदलती चीज़ों को देखने में अधिक समय व्यतीत करेंगे। यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं अगर उसे कुछ ऐसे जटिल चीज़ें दे दिया जाए जो उनको समझ में नहीं आता है तो काफ़ी समय वो लेते हैं और समझने में उनको परेशानी भी होता है, यानी कि जल्दी समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए एक मोबाइल जो उसके ऊपर चलता है या एक पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हवा में घूमती रहती है, उसके बारे में अगर किसी छोटे बच्चे को कह दिया जाए कि तुम सोचो तो वो सोचने से थोड़ा सा जटिल उसके लिए है, क्योंकि उसका जो मानसिक है उतना उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि वे कुछ सरल या स्थिर नहीं देख पाएंगे एवं जटिलता में रुचि रखने के प्रोग्राम मतलब उनको बताया जाएगा उस टाइप के, तब जाके उस टाइप के वो सोचने की क्षमता उन लोगों में उनमें आएगी। सिखाना नस्लों को सीखना, यानी कहने का मतलब कि जो सीखना चाहता है उसको अगर आप सिखा रहे हैं तो वो जल्दी सीख लेंगे। जैसे कि जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक सिखाना आसान होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात कही गई है कि जितना मतलब कि अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक सिखाना आसान होता है। ये बातें काफ़ी मतलब ध्यान देने वाली बातें हैं कि जितने अधिक हम सीख लेंगे, अगर किसी को सिखाना होगा तो उतना ही आसान होगा मेरे लिए। अगर सपोज मान लीजिए कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं पढ़ाने के लिए, अगर वो मुझे सीखने में काफ़ी मुश्किलें पड़ रही है, हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो वही चीज़ें अगर हम किसी दूसरे को सिखाना चाहें तो मेरे लिए काफ़ी वो दिक्कतें आ सकती है। लेकिन अगर हम सीख लिए, बहुत मेहनत करके सीख लिए हैं, तो किसी को बताने में जो इंटरेस्ट आता है, मतलब अच्छा लगता है, वो मतलब कि समझ लिए कि और जो क्वेश्चन है जो नहीं आप समझे वो बताने में उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आता है।
इसी में आता है कि हमारा दिमाग मौजूदा ज्ञान के आधार पर धारणा बनाने के लिए प्रवृत्त होता है। यानी कि कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहकर बुलाते हैं कि प्रभावी रूप से यदि आप मस्तिष्क सोचता है कि वह जानता है कि क्या हो रहा है, तो वह जो कुछ देखता है या सुनता है उसे स्पष्टीकरण की तलाश करने के बजाय या स्पष्टीकरण के लिए बस अपने मानसिक मंडल में बदल जाता है। यह उपयोगी है क्योंकि यह आपको अनुभव के सामान्यीकरण करने में सक्षम बनाता है, लेकिन यह आपको अपने पिछले अनुभव की पकड़ से भी मजबूती से पकड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसे चीज़ें से परिचित होने जा रहे हैं जो आप थोड़ा सा उसे लगाव रखते हैं या कुछ आप अनुभव कर सकते हैं, अगर वैसे चीज़ें आपको अगर सीखने को मिले लाइफ में, तो वो जल्दी ही आप क्या करते हैं, सीख लेते हैं, कोई भी है। हम अर्थ और कनेक्शन की खोज करते हैं। यानी अर्थ कनेक्शन की खोज कैसे करते हैं? उन सभी चीज़ों के लिए जिन्हें हम जटिलता और परिवर्तन पसंद करते हैं, हमारे दिमाग भी पैटर्न और कनेक्शन पसंद करता है। यानी यहाँ पे हम मस्तिष्क के बारे में ये जानना चाहते हैं, या मतलब कि मस्तिष्क कैसे पसंद करता है। तो इसमें एक बात कहा गया है कि उन सभी चीज़ों के लिए जिन्हें हम जटिलता, यानी कि काफ़ी प्रॉब्लमें होता है, मतलब उसे समझने में परिवर्तन जो होता है उसमें पसंद जो हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसे चीज़ हम सीख रहे हैं जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अगर हमको सीखने में काफ़ी दिक्कतें हो रहा है या कोई भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमको वो पसंद पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं या कोई भी अध्यापक या टीचर कर रहे हैं कि उसे करने में तो प्रॉब्लम है, मतलब काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन वो हम पसंद करते हैं। जैसे कि ये ट्रेनिंग का ही बात है, अगर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको मतलब हमें करना है कि कराना है, हम इसे पसंद करते हैं, तो ये सीखना काफ़ी पसंद लगता है। तो उसे हमारे दिमाग का भी ये कनेक्शन को मतलब जो होता है कि हमें कराना है, तो उसको भी क्या लगता है, पसंद लगता है। उदाहरण के लिए एक कविता सीखना बहुत आसान है यदि इसमें एक कविता योजना है। अगर यह खाली छंद में है, आमतौर पर हमारा दिमाग एक पैटर्न के लिए कुछ भी नया जांचता है ताकि हम इसे याद रखने में मदद कर सके और इसे मौजूदा ज्ञान में बदल सके। जब वे मौजूदा ज्ञान नहीं होते तो पैटर्न को देखना अक्सर होता है। यही वजह है कि साजिश सिद्धांत मौजूद है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ें जब हमारा दिमाग सीखता है तो उसे कुछ दिनों के लिए याद रखने के लिए कुछ अच्छे से समझना पड़ता है। कोई ऐसा होता है कि हमारे डेली लाइफ में कोई ऐसा घटना होता है जो हम कभी भूलते नहीं हैं, तो उसे दिमाग अच्छे तरह से सोच लेता है। अब दिमाग जब सोच लेता है तो वो उसे भूलना तो छोड़िए, मतलब कि वो आपके लाइफ में हमेशा के लिए याद रहता है। और कोई ऐसा घटना होता है जो हम देखें और उसे दिमाग से सोचे नहीं और छोड़ दिए, वो चला गया, देख लिए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका दिमाग जो है वो पसंद नहीं किया। पसंद किया कौन? जो आपके दिमाग ने सोचा, उस पर विचार किया और उस पर एक्शन लिया, तब वो जाकर ज़्यादा दिन तक रहता है और उसे दिमाग क्या करते हैं, पसंद करता है। अब हम बात करें कि हमारा दिमाग खेलना पसंद करता है कि नहीं करता है। यह पैटर्न की खोज का मतलब एक हिस्सा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो वर्ग पहले और इसी तरह की पहेलियों को पसंद करता है पुष्टि करेगा। बच्चे काफ़ी स्वाभाविक रूप से खेलते हैं, जैसा कि वैस कहते हैं कि शब्द, खेल, वाक्य और उस तरह के खेल के साथ। हालांकि कई लोगों को अपना दिमाग को काम पर विचार के साथ खेलने की अनुभूति देने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हालांकि खेल स्वाभाविक है, महसूस करने से रोक सकती हैं कि कुछ परिस्थितियां इनमें इसे कहने की अनुमति है। यानी कहने का हम यह टॉपिक है यहाँ पे, हमारा दिमाग खेलना पसंद करता है। यानी कि छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि पढ़ने के अलावा उन लोगों को कह दिया जाए कि आज अगर पढ़ाई नहीं होगा, आज सिर्फ खेलना है, तो उन लोगों को खेलने का वाला मतलब कि उसके अलावा, खेलने के अलावा उन लोगों को पढ़ाई जितना दिखाई नहीं देगा। ये क्यों? क्योंकि दिमाग उन लोगों का, जो बच्चे का दिमाग होता है वो पसंद करता है खेलना।
यानी बच्चे जितने खेलेंगे उसमें उनको मतलब मन लगेगा। पढ़ाई में उन लोगों का दिमाग इसलिए नहीं लगता, वो इसलिए पसंद नहीं है कि दिमाग को वो पसंद नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, जिसे वो करना चाहते तो हैं लेकिन कठिन होने की वजह से वो नहीं करते हैं। आपको अपने दिमाग की देखभाल करने की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें क्रिएटिव थिंकिंग में इसमें एक और इसी में बात आता है कि आपको अपने दिमाग की देखभाल करने की आवश्यकता है। यानी अगर सोचा जाए नॉर्मली कि अपने दिमाग की देखभाल कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं कि देखभाल हो सकता है। अगर आप थके हुए हैं, भूखे या प्यासे हैं, तो आपको दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, ये बात सही है। सपोजेट कि अगर मान लीजिए कि हम ही ट्रेनिंग करा रहे हैं, अगर बहुत तेज में भूख लगा है, बहुत तेज से, अगर बहुत तेज से प्यास लगा है तो पानी यहाँ पे रखे हुए हैं, पी लिए हम, लेकिन अगर पानी नहीं रहता और बहुत जोर से भूख लगा है तो मुझे ये क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना है, ट्रेनिंग कैसे कराना, ये दिमाग काम नहीं करेगा। तो मतलब ऐसे होता है नॉर्मली हमारे साथ या किसी भी पर्सन या किसी भी अध्यापक टीचर के साथ होता है ऐसे कि अगर दिमाग की मतलब देखभाल करनी है तो ये ध्यान में रहे कि अगर आप थके हुए हैं, भूखे हैं या प्यासे हैं तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। जटिल समस्याओं के बारे में सोचने के, चिंता करने के लिए अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में यह बहुत व्यस्त होगा। यानी कहने का मतलब कि इसलिए दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं उसी में ये व्यस्त रहेगा। जो दिमाग है उसका देखभाल आप करना अगर चाहते हैं कि अगर कोई मान लीजिए सपोजेट कि पढ़ा ही रहे हैं या कहीं पे कोई वर्क कर रहे हैं तो दिमाग वहां पे काम करेगा तब जब आप थके ना हो, आपको भूख ना लगे हो, आपको प्यास न लगे हो, तो दिमाग अच्छा तरह से काम करेगा, बहुत अच्छा से काम करेगा। लेकिन अगर ऐसी समस्या आ गई तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। यदि आप भयभीत या तनावग्रस्त हैं तो यह अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और एक बात यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप भयभीत, अगर आप डरे हुए हैं और तनावग्रस्त हैं तो अभी भी दिमाग काम नहीं करेगा। यानी दिमाग को देखभाल करने के लिए न तो तनाव होना चाहिए और न ही डर होना चाहिए। अगर डर होगा तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा, तो फिर हम जो बोलने वाले हैं वो भूल जाएंगे। तो मान लीजिए आपको बताने वाले हैं कि हम लाइफ स्किल बता रहे हैं, अब मुझे बहुत टेंशन है, घर का टेंशन इतना है कि अभी हमें जाना है, दिमाग वहाँ काम कर रहा है। या ऐसा हो सकता है मुझे डर लग रहा है यहाँ पे कि कब भूकंप आ जाएगा, तो वैसे मतलब होगा तो मुझे क्या होगा, मतलब कि लगेगा कि मुझे ये दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं लगेगा। जरा सोचिए कि समय के दबाव में या किसी परीक्षा में किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचना कितना कठिन होता है। ये बच्चों के लिए एक लाइन है कि अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो थोड़ा आप या हम सोच सकते हैं कि अगर वो स्टूडेंट पेपर दे रहा है, उसके सामने क्वेश्चन पेपर है और उस टाइम अगर उसके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो अभी पढ़ा नहीं है, तो सोचिए कि वो दिमाग कितना उसमें दौड़ाएगा, कितना कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पे उसका जो दिमाग है वो एक बार काम मतलब जो करना चाहिए, जो सोचना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी जटिल हो गया, उसके अंदर डर हो गया कि मुझे ये क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। पहले ही ऐसा हो गया कि वो उस क्वेश्चन को देखकर ही डरा गया, तो उसका दिमाग वहाँ पे काम करना बंद कर देगा। या तो उसके पास ऑप्शन है कि कुछ देर रोक कर रेस्ट लेकर फिर सोचेगा कि अगर कुछ इसके बारे में लिख दें, या कोशिश करेगा कि गलत सही उसे लिखें, लेकिन कुछ रेस्ट लेने के बाद दिमाग को जब संचित होगा दिमाग उसका, तब हो सकता है उसके बारे में 2-4 लाइन वो जवाब दे दें। मस्तिष्क सबसे अच्छा काम करता है यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब है कि मतलब सब एक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, सपोज हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अगर हमने
स्टार्टिंग से ही पढ़ाने पीरियड में, मतलब टीचिंग में, स्कूल में या ट्यूशन में, कहीं भी अगर हम कंटिन्यू नहीं रहते, अगर मुझे कहा जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट हम मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, अगर उसे कहा जाए कि आप अभी के अभी मतलब पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तो जितना डिफिकल्ट होगा ये मेरा दिमाग भी नहीं सोच सकता कि कितना होगा। उसके लिए काफ़ी मेहनतें करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि पॉसिबल हो। लेकिन ये सोचना मतलब कि दिमाग के लिए काफ़ी जटिल काम है कि अगर आपके दिमाग का एक्सरसाइज नहीं है, एक बार कहा जाए कि ये काम करें, तो काफ़ी मुश्किलें होती हैं जो दिमाग के मतलब उसके अवसर पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा खाते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं और मज़ेदार गतिविधियां में प्रभावी संग मतलब मिलकर रहते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इस समस्या पर काम करना जारी रखेगा जब तक कि आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि इसमें बताया गया है लाइन में, थोड़ा सा इसमें बताया गया कि मस्तिष्क जो है वो काम करता है कि अगर आप अच्छा से नींद ले रहे हैं, यदि आप समय पे खाना खा रहे हैं और आप के अंदर डर नहीं है, तो मस्तिष्क का देखभाल करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी, अगर आप पढ़ाई ही रहे हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, अगर ऐसे आप निश्चिंत हैं, अगर ये काम आपका सही है, तो आपका जो दिमाग है उसका मतलब काम करना बाधित नहीं होगा और अच्छा से काम करेगा। यही है मस्तिष्क के बारे में। अब आगे बात करेंगे हम, जो रचनात्मक सोच को दबा देना, यानी कि रचनात्मक जो सोच है कैसे दब जाती है, थोड़ा इस पर बात करते हैं हम। यह सोचने में मददगार हो सकता है कि रचनात्मक सोच को क्या रोकता है, क्योंकि इससे आपको इन व्यवहारों और सोचने के तरीके से बचने में मदद मिलेगी। विश्वास है कि आप सही है, सबसे पहला, यानी कि विश्वास है कि आप सही है। अगर मान लीजिए कि विश्वास नहीं है कि हम सही हैं, तो आपके दिमाग जो है कैसे मतलब सोच सकता है कि आगे की मतलब कि क्या करें क्या नहीं करें। रचनात्मक सोच को कैसे मतलब दब जाती है या किसी के अंदर कैसे वो गायब हो जाती है, इसका रीजन ये हो सकता है पहला कि विश्वास है कि आप सही है। यानी अगर विश्वास है कि आप सही हैं तो समझ लीजिए कि वो रचनात्मक आपके अंदर ऊर्जा आएगी और वो आपके सोच को दबाएगी नहीं, मतलब जो आप सोचते हैं वो हमेशा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम ही कर रहे हैं, हम पढ़ा ही रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं सपोजेट कि मान लीजिए 2 + 2 = 4 होता है, हमको पता नहीं है कि हम सही हैं, तो यहाँ पे जो दिमाग है, अगर हम मतलब कि एक होता है कन्फ्यूजन, अगर मेरे अंदर कन्फ्यूजन है तो खुद हम किसी दूसरे को नहीं बता पाएंगे। अगर मुझे पता नहीं है कि मतलब ये होता है हम सही है, तो सबसे पहले तो ये बात होना चाहिए कि आपको ये लगे कि हम सही हैं, तो आप अगर बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसका मतलब दिमाग के सोचने का जो मतलब आइडिया जो होगा दिमाग का, वो थोड़ा सा सही होगा, रचनात्मक होगा। चतुर लोगों को अक्सर रचनात्मक रूप से सोचना मुश्किल लगता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें यह मानने की आदत हो गई है कि वो सही है। यानी कि ये अक्सर देखा जाता है कि मतलब जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम ये सही है, उनको ऑलरेडी पहले से पता है कि हम सही हैं, तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही है। जो अगर आप ये स्टार्ट किए हैं, अगर हम पढ़ाना स्टार्ट किए, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं तो अगर मुझे लगता है कि हम लिखे हैं जो सही है तो वो सही है। अगर मुझे ही डाउट लगने लगे कि ये सही नहीं है, तो फिर अगला स्टूडेंट अगर वो पढ़ रहा है या देख रहा है या सुन रहा है, वो भी कन्फ्यूजन में चला जाएगा और आपका जो दिमाग है वो भी और कन्फ्यूजन में चला जाएगा। पता चलेगा कि आप जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाई नहीं किए और ना पढ़ा सकेंगे। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे, बता रहे, हम कुछ भी बता रहे, तो सबसे पहला बात है कि हमको होना चाहिए कि हम सही बता रहे हैं। शायद इसलिए कि अतीत में वो आसानी से सही उत्तर देने में सक्षम हो गए हैं। यानी बताया गया है कि कोई टीचर अध्यापक हैं, अगर वो पढ़ा रहे हैं और उनको पहले से पता है कि मतलब ये सही है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे एक्टिविटी किए हैं कि उनको लगता है कि ये क्या है, सही है।
तो इसलिए उनको बहुत उससे मतलब दिमाग को मिलता है कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये सही है। स्कूल में यह काम कर सकता है, लेकिन कार्यस्थल और व्यापक दुनिया में अक्सर सही उत्तर नहीं होता है। यानी कि स्कूल हुआ या कहीं भी कोई संस्था हुआ, अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब नहीं होगा। एक समाधान के पीछे पड़ना आसान है और यह सही है, क्यों है इस पर बहस करने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करता है। इस हालांकि आमतौर पर अधिक विकल्प के बारे में सोचना पूरी तरह से अव्यावहारिक है, लेकिन अव्यावहारिक से अन्य बेहतर विचार विकसित हो सकता है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। नकारात्मक होना और विचार को आलोचना करना अक्सर उन निर्माण करने की कोशिश से आसान होता है। यानी कि आप अगर नकारात्मक सोचते हैं कि अगर हम सही नहीं हैं या बताए हैं जो गलत है, इसका परिमाण जो होता है वो गलत हो सकता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सही होगा, वो गलत भी हो सकता है। यह एक कारण है कि बुद्धिशीलता अक्सर कुछ भी हो जाता है के दौरे से शुरू होती है, जहां किसी को भी किसी भी विचार को पहली बार सामने रखने पर टिप्पणी आलोचना करने की अनुमति नहीं होती है। यानी पहल अगर कोई भी टिप्पणी अगर या कोई भी लिखावट अगर एथी किया जाए, मतलब पढ़ा जाए या उसे समझा जाए, तो ये थोड़ा सा उसमें अपने पास होना चाहिए कि हम सही हैं, तो वो किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे इसी टॉपिक पे, मतलब कि क्रिएटिव थिंकिंग के इसी में एक और बात ये आता है, यह विश्वास करना कि आप रचनात्मक नहीं हैं। अगर ऐसे किसी में अगर उत्पन्न हो जाए, कोई मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं या हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे अंदर ऐसा आ जाए कि यह विश्वास करना है कि आप रचनात्मक नहीं हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा देखते हैं। माइंड सेट पर हमारा पेज मतलब होता है कि यदि आप मानते हैं कि रचनात्मक नहीं है, तो आप रचनात्मक रूप से सोचने में सक्षम होने की संभावना नहीं रखते हैं। दूसरी ओर यदि आप मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति थोड़े से प्रोत्साहन के साथ रचनात्मक रूप से सोच सकता है, तो आप ऐसे करने में सक्षम होने की अधिक संभावना रखते हैं। यानी कि अगर कहीं पे हम कुछ सोच रहे हैं, रचनात्मक नहीं सोच रहे हैं, तो वहाँ जो भी काम होने वाला होगा उसमें थोड़ा सा न होने की संभावना हो जाती है। ऐसे भी होता है कि अगर आपसे नहीं होने वाला है, आप सोच लिए कि ये हो सकता है, हम कर रहे हैं सही है, तो ऐसा भी होता है वो काम हो जाए। ऐसा हो भी जाता है कि मान लीजिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, और वो भले गलत हो रहा है लेकिन हम सोच रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन गलत करते करते वो क्या हो जाता है, सही भी हो जाता है। कब? जब आपका जो सोच हो, दिमाग का जो सोच होता है वो मतलब कि रचनात्मक अगर हो तभी भी। अब इसमें आता है कि सोचने का एक तरीका और सोच में सुधार करने का एक तरीका, दोनों में अंतर है। सोचने का तरीका और सोच में सुधार करने का तरीका, थोड़ा इसे समझते हैं। जो सोचने का तरीका है ये तो हो गया कि हमेशा रचनात्मक ही सोचना चाहिए, लेकिन सोचने के तरीका में सुधार कैसे करें। जैसे कि अगर आप बाई चांस या कोई भी हुआ या हम हुए, अगर हम सोच रहे हैं कहीं पे, तो उसे सुधार करने की काफ़ी कोशिश करें, क्योंकि अगर सुधार किया जा सकता है, अगर सोचने की मतलब आप चाहे, अगर दिमाग को चाहे कि मतलब वो सुधार कुछ करे, तो आप अपने से कर सकते हैं। अब आता है तीसरा टॉपिक, क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्रिएटिव थिंकिंग का बात आता है थर्ड, ये सेकेंड था। अब थर्ड बात करेंगे, क्योंकि हम बताएंगे 10 मूल उपाय जो WHO के द्वारा बताया गया है, जिसमें से 2 बता दिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग का होता है। उसके बाद हम बताएंगे क्रिएटिकल थिंकिंग। अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिएटिकल थिंकिंग होता है ये काफ़ी थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा मतलब अच्छा भी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है काफ़ी थोड़ा सा मतलब अच्छा भी होता है।
थोड़ा देखते हैं कि इसे डिटेल में फुल कि मतलब क्या होता है और इसमें भी क्या क्या क्राइटेरिया होता है। विद्यार्थी के जीवन में इसका क्या महत्व है। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, कि उसके जीवन में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट महत्व क्या होता है विद्यार्थी जीवन में, थोड़ा इस बात को समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आज के युग में सबसे ट्रेंडिंग स्किल में से एक है। यानी कि आजकल जो चल रहा है इसमें सबसे मतलब देखा जाए तो एक ऐसा पार्ट है जो आजकल आधुनिक मतलब देखा जाए तो जितना आज ट्रेंड कर रहा है, आज इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्रिटिकल थिंकिंग का, जिसमें स्टूडेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेशनल भी इसे समझ नहीं पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे देश के जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं या जो भी हैं जो रात दिन हमारे देश के बारे में या कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी इसे मतलब समझ पाना थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। असल में क्रिटिकल होना यानी किसी भी मामले में हमें उनकी खामियां को पहचानना होता है। क्रिटिकल का मतलब होता है यानी कहना चाहते हैं कि जो बड़े प्रोफेशनल भी हैं, जो बड़े बड़े एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे देश में, उनके लिए भी काफ़ी ये प्रॉब्लमें ला देती है क्रिटिकल। ठीक है, यानी ये कहना चाहते हैं कि क्रिटिकल जो होता है थिंकिंग, ये क्या होता है जो कि किसी भी मामले में हम उनकी खामियां को मतलब कि उनकी खामियां का मतलब कि जो नहीं पता चलने वाला है उसे अगर पता करते हैं वहीं उसे पहचानना ही काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। पर कुछ लोग क्रिटिकल होने को गलत नज़र से देखते हैं। यानी कहने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी हमारे देश में या हमारे स्कूल में या कहीं भी देखने को मिलता होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप ज़्यादा क्रिटिकल सोचेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो कुछ लोग ऐसे ही कहेंगे कि नहीं गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब उनको पता नहीं है या उतना वो सोच नहीं सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, क्रिटिकल है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा हो सकता है, आप उसे मतलब करके देख सकते हैं। पर कुछ लोग क्रिटिकल होने को गलत नज़र से देखते हैं। दरअसल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हमारे सोचने का ही एक तरीका है। यानी कहने का मतलब कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है एक जो सोचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम ठान ले कि हमें करना है, अगर वो लग रहा है कि काफ़ी मुश्किलें हैं, तो अगर उसके बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा चिंतन करेंगे तो हो सकता है कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है जिसमें हम एक लॉजिकल और फ्री थिंकिंग के साथ भी प्रॉब्लम का सूटेबल सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी कि सपोजेड कि एक मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वेट का कोई वस्तु था जिसे उठाना काफ़ी क्रिटिकल था। तो उसमें हम लोगों के साथ में काफ़ी मतलब 10 या हो सकता है कि 10 या 15 मतलब इकट्ठे वहाँ पे हुए थे लोग, और उसे उठाना काफ़ी क्रिटिकल था, सभी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो उसी में एक ज़्यादा एज के कोई मतलब आए और उनके पास ऐसा मतलब एक कहा जाता है ना, मतलब उनका एक सोच ऐसा मतलब वो थिंकिंग मतलब सोच के बताए कि आप ऐसे करिए तो ये हो जाएगा। तो सच में बता रहे मतलब हम हकीकत बता रहे अपने लाइफ में, वो पहली बार हम देखे थे। तो वो ऐसा आइडिया बताए सोचकर कि उसे उतना लोग तो 10 तो छोड़िए 5 ही उस काम को कर दिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अगर उसमें सोचकर उसका कोई एक छोटा सा आसान सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जिसमें से जो काम कठिन से कठिन जो काम है वो इजी हो सकता है और आसान हो सकता है, जो हमें उस दिन देखने को हमको मिला। इसके अंदर हमें अपने विचारों को तरह तरह से विश्लेषित करना होगा कि ब्रेन में आए आइडिया को सही रूप दे सकें। यानी कि
हमारे दिमाग में या किसी के दिमाग में बहुत से आइडिया आता है। उस टाइम भी जिस टाइम पे हमको ज़रूरत था उस टाइम में मेरे दिमाग में को वो बहुत ज़्यादा आइडिया आ रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब ये पता नहीं था कि होगा कि नहीं। लेकिन जिन्होंने बताया कि मतलब कि होगा, ठीक है, तो हुआ क्या कि मतलब कि कंफर्म है कि वो हो गया। अब वैसे हो सकता है, पॉसिबल है कि मतलब वो हो गया। अब बात करते हैं कि मतलब ये क्या होती है कि लाइफ में बेहतर बनाने के लिए और लाइफ में कुछ प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। यानी कभी कभी होता है, हम हुए या कोई भी इंसान हुआ या कोई भी टीचर हुआ या कोई भी लाइफ जो स्टूडेंट लाइफ है या कोई भी लाइफ होता है सर, एक ऐसा डिसीजन आ जाता है जिसमें हमको मतलब आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, जो मतलब काफ़ी क्रिटिकल होता है। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मतलब कोई ऐसा काम था जो हमें डिसीजन लेना था, तो क्या यस नो में मतलब ऐसा है कि क्या करें, डिसीजन यस करें कि नो करें, मतलब ऐसे किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन के साथ ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आ सकता है कि अपने लाइफ में कभी हो सकता है कि डिसीजन लेने की ज़रूरत हो। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं तो उस दौरान आपके गहराई में सोचने, डीप थिंकिंग की क्षमता ही आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करती है। यानी बहुत अच्छा स्टेप लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ से निकलना, तो वहाँ पे क्या कामें आ सकती है, तो वहाँ पे डीप थिंकिंग जो होता है, बहुत नज़दीकी से अगर आप सोचेंगे और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। अगर ज़्यादा आप सोचेंगे तो, अगर नहीं सोचेंगे कि चलिए जो हो रहा है वो होने दीजिए, तो अगर वैसे सोचेंगे कि जो हो रहा है होने दीजिए तो दिमाग भी नहीं सोचेगा, तो जैसे है वैसे ही रह जाइए। लेकिन जो इंसान अगर चाह दे कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो अगर उसका दिमाग अगर उतना काम कर रहा है उस टाइम, अगर वो ज़्यादा डीपली सोचेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, और जब आइडिया कुछ ना कुछ आएगा तो उस प्रॉब्लम से वो क्या होगा, निकल जाएगा। क्रिटिकल जो थिंकिंग होता है ये गहराई से समझने का मतलब क्या करे, किस तरह की गहराई से समझे, थोड़ा इस बात को समझते हैं। ध्यान रखें कि आप अपने लिए विचार कर रहे हैं। देखिए ये मतलब कि क्रिटिकल जो थिंकिंग है, किस तरह से पता चले, किस तरह से क्या करे कि लगे कि मुझे मतलब एकदम डीपली सोच रहा है, कैसे दिमाग को मतलब दौड़ाए कि मुझे लगे कि नहीं मतलब कि हम एकदम मुझे फंसे हुए हैं, हमको इतना मतलब कैसे पता चलेगा, हम हुए या कोई भी हुआ, कैसे पता चलेगा कि मतलब हम एकदम डीपली सोच रहे हैं। तो सबसे पहला मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ध्यान रहे ये आपके दिमाग को, मतलब आप अपने में दिमाग में ये रखना चाहिए कि आप अपने लिए विचार कर रहे हैं। यानी जब आपके दिमाग में आएगा या हमारे दिमाग में आएगा कि खुद हम अपने लिए कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिमाग और फास्ट चलेगा। सेकेंड है इसमें, सोचे, लिखे और शेयर करें। यानी कि अगर हम सोच रहे हैं और उसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, उस पर कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, तो अभी भी काम नहीं कर, तो सबसे पहला हुआ कि मतलब कि आप अपने सोचे कि हम अपने लिए कर रहे हैं। दूसरा बात हो गया कि उसे सोचे और समझे और उसे शेयर करें, दूसरे से बताए कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, तो क्या अच्छा है, ठीक तो है, आप तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिए, चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं इसको, ऐसे हो सकता है। थर्ड है क्वेश्चन पूछें। यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए, क्या अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या मेरे लिए सही रहेगा, अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, अगर ऐसे कर रहे हैं तो और आगे क्या हो सकता है। तो मतलब कि जब क्वेश्चन उससे पूछिएगा, तो जब दिमाग क्वेश्चन उसका देगा तो आएगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए और मेरे लिए सही है। तो जब क्वेश्चन उससे पूछिएगा तो अलग अलग तरह से कुछ उसमें सवालें आएंगे, जो उसका अलग अलग सॉल्यूशन आएगा, जिससे चल के आपके दिमाग वहाँ तक पहुँचने में मतलब सफल होगा। समझ की कोई भी हर टाइम गहराई से नहीं सोचा जा सकता। समझे कि कोई भी हर टाइम गहराई से नहीं सोचा जा सकता। यानी कहने का मतलब कि हर समय कोई भी मतलब सोचा जाता है, तो एक तरह से हर समय नहीं सोचा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कभी कभी ऐसे होता है
कि जो सोचते हैं एक तरह से गहराई से सोचते हैं, तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वो टाइम में नहीं मिलता है। अब ट्रेन आ गई है और ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकी है, हम दौड़ रहे हैं और सोचे कि रुक जाएं कि दौड़े, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अगर रुक जाएंगे तो ट्रेन भी छूट जाएगी, अगर नहीं रुकेंगे तो हो सकता है कि ट्रेन का हो पकड़ मिल जाए, यानी ट्रेन पर हम चढ़ जाए। तो कहने का मतलब कभी कभी ऐसा क्रिटिकल मतलब आ जाता है थिंकिंग कि मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो यही इसमें बताएगा कि हर समय आपको मतलब सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम भी नहीं मिल सकता। उसके बाद है नोटिस करना। उसके बाद है कि नोटिस करना, यानी किसी भी बात को अगर हम सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसको नोटिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं या कुछ हम ऐसे एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं जिसमें नोटिस हम नहीं कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, हम सोचे थे वो सही है कि गलत है, हम सोचे हैं वो मतलब आगे चल कर उससे मुझे क्या होगा। अगर ऐसे मतलब नोटिस नहीं करते हैं तो उससे भी अगर हो सकता है कि कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए या आपको सोचने में कुछ प्रॉब्लमें आ सकती है। स्टूडेंट लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग का जो क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग का खास महत्व है कि जो सिर्फ स्कूल लाइफ में ही नहीं बल्कि आगे चलने की प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती है। यानी कहने का मतलब है कि स्टूडेंट लाइफ में क्रिटिकल जो थिंकिंग होता है ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में ही है, या आने वाले प्रोफेशनल जो लाइफ है आपका, स्टूडेंट के बाद कुछ आप बनिएगा तो उसमें भी ये काम आ सकती है। जैसे कि आज से कुछ वर्ष पहले हम पढ़ रहे थे, अगर उस समय अगर हम ठीक से नहीं सोच के मतलब पढ़े होते या जो भी पढ़ रहे थे अगर ठीक से नहीं समझे होते तो क्या आज मेरे ये लाइफ में मतलब उसका यूज होता? नहीं होता। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़े होते, नहीं समझे होते तो वो मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में जो बदलाव आएंगे, जैसे इसके पहले जो बताएं उसमें भी बदलाव लाना जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम का सबसे अलग और क्रिएटिव हल निकालने के लिए आपको कुछ नए आइडिया दिमाग लगाने होंगे। यानी कहने का मतलब है कि कुछ नया करने के लिए कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर स्कूल के अलावा कुछ और भी नया कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए दिमाग जो लगा रहे हैं लगा ही रहे, लेकिन और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग आइडिया लगाना पड़ेगा, तब जाके अलग जो भी होगा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है कि मतलब होगा। और जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकेंगे। ऐसे आइडिया निकालते समय आपके दिमाग के क्रिएटिविटी खास रोल निभाती हैं। उज्जवल भविष्य के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के फायदे हर स्टूडेंट के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है और जो स्टूडेंट लाइफ है उसको ये जानना ज़रूरी है कि मतलब कि आने वाले टाइम में जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मुझे क्या इससे लाभ मिल सकता है, क्या मतलब यूजफुल ये हो सकता है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। यानी उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य का मतलब होता है कि अगर स्टूडेंट लाइफ है तो हमेशा हम स्टूडेंट लाइफ में नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ आगे चलकर कुछ हम करेंगे तो उसके लिए काफ़ी ये यूजफुल होता है। आपका व्यक्तित्व कौशल बेहतर होगा जब आप किसी भी परिस्थिति में क्लियर एंड ऑर्डरली तरीके से सोचना सीख जाते हैं तो आप दूसरे के सामने खुद को अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी बताया गया कि अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि हम समझ गए हैं तो आप आने वाले टाइम में या तो आप किसी भी फील्ड में हो तो दूसरे को सामने आप अपने को प्रेजेंट करने में वो फील नहीं करेंगे कि हम नहीं समझे हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि हम समझ चुके हैं और मुझे समझाने के मतलब हो सकता है कि हम समझा दें और हम समझा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, ये बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है।
आप दूसरे के सामने खुद को अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और आपकी इस क्वालिटी का सबसे बड़ा फायदा भविष्य में जब इंटरव्यू के दौरान या ऑफिस प्रेजेंटेशन में आपकी मतलब उसमें एंट्री करने का काफ़ी अच्छा समय होगा। यानी कहना का मतलब हमारा ये है कि अगर आप ऐसे करते हैं, मतलब कि कैसा करते हैं कि जो सोचने का क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आने वाले जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या कोई जब आप करते रहेंगे तो उसमें आपको ये इतना यूजफुल होगा कि मतलब कि कहा नहीं जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा और काफ़ी अच्छे तरह से आप काम कर पाए। अब हम देखेंगे कि इसका जो 10 बता रहे थे इसमें टाइम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो थोड़ा सा इसको और जो मेन टॉपिक है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसे जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो थोड़ा सा इस पे डीपली थोड़ा सा हम जानते हैं कि थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में बता देते हैं क्या होता है। इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं प्रभावी संचार, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभावी संचार। ये क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं। या किसी भी एक्सरसाइज के लिए जीवन रक्त के समान होता है, क्योंकि ये संचार प्रक्रिया ही होती हैं जिसमें एक व्यवसायी अपना बिजनेस आसानी से कर सकता है। इसमें जब एक संदेश से प्राप्तकर्ता की ओर प्रवाहित होता है तो इसके प्रवाह में व्यवहार का अंश भी प्रभावित होता है। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताया गया है कि कोई एक मतलब व्यापार है या कोई भी अगर रिलेटेड उसको लीजिए, जो एक दूसरे को कुछ हम देते हैं तो उसके साथ साथ व्यवहार भी जाता है। जैसे कि स्टूडेंट को हम शिक्षा देते हैं स्कूल में, तो शिक्षा के साथ साथ क्या जाता है, हम अगर पढ़ाते तो मेरा क्या व्यवहार है वो भी स्टूडेंट के पास जाता है। क्योंकि हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे उसको समझा रहे हैं, तो केवल ये नहीं बता रहे हैं कि 5 + 5 10 होता है, लेकिन ये भी हम बोल रहे हैं कि ऐसे होता है, इस तरह होता है। तो ये तो समझा रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या समझ रहे हैं, मेरा जो व्यवहार है, हम कैसे बोल रहे हैं, इस सब भी स्टूडेंट को हम देते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। इसके प्रवाह में व्यवहार का अंश भी प्रवाहित होता है। यानी कहने का मतलब कुछ हम किसी को बताते हैं या समझाते हैं तो जो कुछ भी बताते हैं उसके साथ साथ कुछ और भी मतलब हमारे पास जो है उसके पास कुछ जाता है। इस बात की पुष्टि होती है कि संचार को उस समय प्रभावी माना जाता है। तो उस समय जो हम मतलब संचार जो एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं उसमें उसको प्रभावी माना जाता है जब वह दूसरे व्यक्ति पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ पाता है, तब वह सभी उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये केवल अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से हम अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते हैं। तभी ये सफल होता है कि जब ये हम बताएं और स्टूडेंट उसके साथ साथ हमारे सभी जो एक्टिविटी है, जो बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, सब उसके पास अगर जा रहा है, वो अच्छा से अगर समझ रहे हैं, तब जाके जो हमारा पढ़ाया हुआ, उसके दिया हुआ जो होता है उसी को प्रभावी जो बोला जाता है, जो हमारे से बच्चों के द्वारा पहुंचा, ये इम्पोर्टेंट होता है। मौखिक या लिखित रूप से प्रभावी संचार करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। एक संचार को प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि यह पुष्टि संक्षेप में हो। यानी कहने का मतलब कि किसी को हम कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसे पूरा डिटेल में हम समझाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो संक्षेप में हो। संक्षेप मतलब कि थोड़ा सा छोटा करके बता दे या ऐसे तरीके से बता दे कि जल्दी वो समझ जाए, जिससे उसे क्या हो, आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। ऐसे भी होता है। व्यक्ति पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ पाता है
तथा वे सभी उद्देश्य प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वो संचार की प्रक्रिया की जाती है। मौखिक लिखित रूप से प्रभावी संचार करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। एक संचार को प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि वह स्पष्ट हो, संक्षेप में हो तथा अर्थपूर्ण हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता न पाई जाए। यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो वो तभी कंप्लीट रूप से पूर्ण होता है जब उसमें शुद्धता हो। जब हम उसे बताएं तो कंप्लीट समझ में आ जाए, तब वो क्या होता है, कंप्लीट रूप से वो बच्चा जो है वो समझ पाता है और उसको पढ़कर यानी समझकर सफल हो जाता है। अब इसमें आता है कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसके ऊंचे शिखर पर पहुंचने का काम जो करता है वो जाने सफल और संचार के मतलब क्या, उसे टिप्स से क्या फायदे हैं, इस सब के बारे में जानते हैं। अच्छी वाणी में किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग को भी प्रभावित करने की कला होती है। यानी कहने का मतलब कि हम बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर चीज़ हम बता रहे हैं तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है वाणी पे कि हम कैसे बोल रहे हैं। यानी एक बच्चे को समझाना है तो एक बच्चे की तरह बोलेंगे, और एक किसी बड़े सीनियर के साथ उसको अगर कुछ समझाना है तो कुछ उसके तरफ से यानी उसके तरफ कुछ मतलब ऐसे बातें करेंगे। यानी सबसे पहला जो होता है वाणी होता है, बोल कैसे रहें। यानी आप अपने प्रभावी संचार से किसी भी व्यक्ति को न सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं बल्कि व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित भी कर सकते हैं। यानी आप अगर किसी को समझा रहे हैं तो सिर्फ आप बोलकर उनको समझा नहीं सकते हैं बल्कि उनको परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा इंसान है उसको हम समझा रहे हैं और उसको कुछ मतलब ऐसे समझा रहे हैं कि उसके लाइफ में वो यूजफुल हो, तो हो सकता है कि मेरे बात को समझकर कुछ उसमें बदलाव आ जाए, कुछ चेंजिंग आ जाए, जिससे लगे कि हम जो बताए हैं वो क्या है, मतलब कि उसको समझ में आ गया, वो समझ लिया ठीक से, और मुझे बताया हुआ जो भी बताए उसको उसमें कुछ परिवर्तन होगा। यानी परिवर्तन हो गया, इसके बदले हमको क्या मिला, यानी जो संचार हम किए बताए उससे मुझे लगा कि हाँ हम जो बताए वो क्या हुआ, सक्सेस हो गया, सफल हो गया। बल्कि व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित भी कर सकता है। प्रभावी संचार, इसे अंग्रेजी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आप चाहें नौकरी करते हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, यानी अगर आप नौकरी करते हो या बिजनेसमैन हो, ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मतलब क्या करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब कैसे समझा रहे हैं। आपकी सफलता किसी न किसी रूप में आपके संचार पर भी निर्भर करती है। अपने विचार और अपनी बात को कितने प्रभावी तरीके से दूसरे को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। यानी आप या तो जॉब करते हैं या आप कहीं पे बिजनेसमैन हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अपने बात से आप किसी दूसरे को कितना इफेक्ट डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि वो मतलब उसमें परिवर्तन आ जाए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा वर्क कर रहे हैं। और अपनी बात को कितने प्रभावी तरह से दूसरे लोगों को पहुंचा सकते हैं। प्रभावी शब्दों का प्रयोग करते हुए अनेक तरीके से आप खुद एक दूसरे को मतलब बता सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसके बाद है कि क्या जो प्रभावी संचार है वो मतलब किसी व्यक्ति अपने अच्छे समय में उसे यूज कैसे कर सकता है और क्या कर सकता है। और इसके बाद जानेंगे कि क्या है प्रभावी संचार। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, बात कहते समय अच्छे और प्रभावी शब्दों का चयन करता है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने वाक्यों को पूरा करता है, तो मतलब वही होता है। इस सेशन में हमने कोशिश किया कि जो लाइफ स्किल्स हैं इसके कितने मतलब WHO के द्वारा बताया गया है, जो 10 था, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट लगा और जो काफ़ी ज़रूरी है वो बताए। तो आप लोगों ने इस हाउस ट्रेनिंग में आए उसके लिए काफ़ी मतलब आप लोगों को थैंक यू, जो आए अपना इम्पोर्टेंट समय दिए, तो उसके लिए मतलब हम बताने की जो भी कोशिश किए आप लोगों को समझ में आया। आप लोग मतलब कुछ अगर मतलब ऐसा हो जो समझ में नहीं तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, नहीं तो सेशन को हम एंड कर रहे हैं, यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक